हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखेंगे इतिहास, प्राचीन इतिहास। इतिहास एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा जाता है। ठीक है, बहुत सारे प्रश्न इससे आते हैं। इतिहास क्या है? इतिहास अतीत में घटित घटनाओं का एक विवरण है। इतिहास क्या है? अतीत में घटित घटनाओं का एक विवरण है। अतीत में घटित घटनाओं को, अतीत में जो घटित घटनाएं हैं उनका अध्ययन करना ही इतिहास कहलाता है। इसके पिता कौन है? इसके जनक हेरोडोटस को कहा जाता है। इतिहास के जनक हेरोडोटस को कहा जाता है। प्राचीन इतिहास को 3 भागों में डिवाइड किया गया है: प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल, इस काल में मानव किसी लिपि या लेखन कला से परिचित नहीं था। इस काल में मानव किसी लिपि या लेखन कला से परिचित नहीं था। उदाहरण पाषाण काल। आद्य ऐतिहासिक काल, इस काल में मानव लिपि से परिचित थे पर उसे पढ़ा नहीं जा सका। लिपि से तो परिचित थे पर उसे पढ़ा नहीं जा सका। हड़प्पा सभ्यता उदाहरण। ठीक है। ऐतिहासिक काल, इस काल में मानव लिपि से परिचित थे और उसे पढ़ा भी जा सकता है। इस काल में मानव लिपि से भी परिचित है और उसे पढ़ा भी जा सकता है। उदाहरण प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक कालीन भारत। प्रागैतिहासिक काल, भारत के प्रथम अन्वेषक। प्रागैतिहासिक काल के प्रथम अन्वेषक कौन थे? खोजकर्ता। ठीक है, जिन्होंने इस काल की खोज की है। इस कालखंड की जानकारी हमें केवल पुरातात्विक अवशेषों से मिलती है। इस कालखंड की हमें जानकारी पुरातात्विक अवशेषों से मिलती है, जैसे कि मृदुभांड और कंकाल और बहुत सारे बड़े बड़े पाषाणकालीन जो हथियार थे, पहाड़ मतलब पत्थरों के बड़े बड़े जो हथियार थे, उनसे हमें इस काल की जानकारी मिलती है। भारत में पाषाणकालीन सभ्यता की खोज। भारत में जो पाषाणकालीन सभ्यता है, इसकी खोज किसने की? रॉबर्ट ब्रुसफुट ने। रॉबर्ट ब्रुसफुट ने 1863 ईस्वी में की है। भारतीय पुरातत्व का पिता, भारतीय जो पुरातत्व के पिता हैं, सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहते हैं। भारतीय पुरातत्व के पिता सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहते हैं। ठीक है। प्रागैतिहासिक काल को 2 भागों में देखेंगे। प्रागैतिहासिक काल, इसको 2 भागों में बांटा गया है: पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल। पाषाण काल में पत्थरों का उपयोग हुआ है और ताम्र पाषाण काल में तांबे के साथ पत्थरों का उपयोग। ठीक है, पत्थरों के साथ तांबे का भी उपयोग होने लगा था। तांबे की खोज हो चुकी थी। ठीक है। पुरा पाषाण काल, इसको पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया: पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पुरा पाषाण काल को मानवता की लंबी सुबह कहा गया है, संक्रमण का युग कहा गया है। मध्य पाषाण काल को नव पाषाण काल, क्रांति का युग है। ठीक है। पुरा पाषाण काल ये आदि मानव का युग था। जो पुरा पाषाण काल था, ये आदि मानव का युग था। इसकी कालावधि क्या है? 20 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व मानव जीवन अस्थिर था। 20 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व तक मानव जीवन अस्थिर था। मतलब एक जगह मनुष्य नहीं रुकता। जो मानव था वो उस समय एक जगह रुकता नहीं था, इधर उधर घूमता रहता था। घुमंतु प्रवृत्ति का था। भोजन के लिए शिकार पर निर्भर खाना बदोश जीवन था। जीवन कैसा था उनका? खाना बदोश, मतलब चलते रहते थे। जहाँ पे भोजन मिल जाता था वहीं रुक जाते थे, खत्म हो जाता वहाँ से फिर आगे बढ़ जाते थे। ठीक है, तो घूमते रहते थे। जहाँ पे उन्हें भोजन मिलता वहीं रुक जाते थे, फिर उसके बाद फिर आगे चले जाते थे। शिकार के लिए पत्थरों के बड़े बड़े औजारों का इस्तेमाल। इस समय शिकार के लिए बड़े बड़े औजारों का इस्तेमाल होता था। वो औजार थे पत्थरों के। इस काल में ही युग की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी? आग की खोज। मनुष्य की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी? आग की खोज इस युग में ही हुई। पत्थरों पर पहली बार कहानियाँ, इस युग में ही पत्थरों पर पहली बार कहानियाँ लिखी गई, जिसमें भीमबेटका में पाई गई। ठीक है। इसी काल में मनुष्य ने सर्वप्रथम चित्रकारी करना प्रारंभ किया। पुरा पाषाण काल में ही मनुष्य ने चित्रकारी करना प्रारंभ किया, मतलब चित्रकला करना सीख लिया था। इन चित्रों के प्रमाण मध्य प्रदेश की भीमबेटका की गुफा में देखने को मिले। इन चित्रों के जो प्रमाण हैं, चिन्ह हैं, वो भीमबेटका की गुफाओं में मिले, जो मध्य प्रदेश में है। ठीक है। चित्रों में शिकार और दैनिक जीवन के दृश्य हैं। चित्रों में क्या है? लोग कैसे शिकार करते थे और दैनिक जीवन में कैसे रहते थे, उसके चित्र बने हुए हैं, उसके दृश्य हैं। ठीक है। अब हम देखेंगे मध्य पाषाण काल, फिर उसके बाद देखिए नव पाषाण काल। इससे पहले हमने देखा पुरा पाषाण काल। ठीक है।
काला अवधि इसकी क्या है, 12,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व, ठीक है। ये पुरा पाषाण काल और नव पाषाण काल के बीच का संक्रमण काल है, मतलब पुरा पाषाण काल और नव पाषाण काल से बीच का, ठीक है, पहले का। प्रमुख विकास, इसमें प्रमुख विकास क्या क्या हुआ, पशुपालन करना आरंभ कर दिया था इस काल में, मध्य पाषाण काल में ही पशुपालन करना आरंभ कर दिया था। मानव द्वारा पाला गया सबसे पहला जानवर, इसी काल में मानव ने सबसे पहला जानवर जो पाला था वो कौन था, कुत्ता, ठीक है। इसमें छोटे छोटे, इस काल में छोटे छोटे हथियारों का उपयोग हुआ, छोटे हथियार बड़ा बदला, इस काल में छोटे हथियारों का उपयोग हुआ और बड़ा बदलाव हुआ। माइक्रोलिथ युग, इस युग को माइक्रोलिथ युग भी कहते हैं। इस काल में मानव ने छोटे छोटे और नुकीले हथियारों का प्रयोग करना शुरू कर दिया था। इस काल में पहले पूरा पाषाण काल जो था उसमें मानव ने बड़े बड़े पत्थरों का उपयोग किया था, लेकिन जब मध्य पाषाण काल आया तो उसमें मनुष्य ने छोटे छोटे और नुकीले हथियारों का प्रयोग करना स्टार्ट कर दिया था, छोटे छोटे पत्थरों से बनाता था, ठीक है। इन छोटे छोटे पत्थरों के हथियारों को माइक्रोलिथ कहा जाता है। इन छोटे छोटे जो हथियार बनाए जाते थे पत्थरों के, उनको माइक्रोलिथ कहा जाता था। इसी कारण मध्य पाषाण काल को माइक्रोलिथ काल भी कहते हैं। किस लिए, क्योंकि उसमें छोटे छोटे हथियारों का उपयोग है, इसलिए माइक्रोलिथ काल भी कहा जाता है। अब हम देखेंगे नव पाषाण काल। नव पाषाण काल, इसमें क्या था, कृषि और स्थायित्व की क्रांति। इसमें क्या हुआ, कृषि करना मनुष्य सीख गया था और एक जगह रहना सीख गया था, मतलब एक जगह अपना आवास बना के स्थायी रूप से रहने लगा था। इसकी कालावधि क्या है, 10,000 ईसा पूर्व से 3,000 ईसा पूर्व, ठीक है। क्रांतिकारी बदलाव, इस काल में क्रांतिकारी बदलाव हुए, मनुष्य ने कृषि करना आरंभ कर दिया था। इस काल में मनुष्य ने कृषि करना आरंभ कर दिया था। कृषि के कारण मानव स्थायी आवास बना लिया था, कृषि के कारण, क्योंकि अगर घूमता रहेगा, मनुष्य घूमता रहेगा तो कृषि सही से कर नहीं पाएगा, क्योंकि जब तक फसल बो के कट नहीं जाएगी तब तक वो उसे वहीं रहना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए उसने क्या किया कि कृषि करना स्टार्ट कर दिया था और अपने स्थायी निवास बना लिए थे। विधिवत पशुपालन भी शुरू हुआ था। इसी काल में मनुष्य ने पूरी तरह से पशुपालन करना शुरू कर दिया था। मानव प्रगति का चक्र, इसी काल में पहिए का आविष्कार हुआ। इसी काल में नव पाषाण काल में ही पहिए का आविष्कार हुआ। ताम्र पाषाण काल, धातु का प्रथम उपयोग। इसके जो नव पाषाण काल का जो लास्ट का समय है, लास्ट का पीरियड है, उसमें ताम्र पाषाण काल स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। ताम्र पाषाण काल, धातु का उपयोग। नव पाषाण काल के आखिरी समय में इसकी शुरुआत होती है। किसकी, ताम्र पाषाण काल की शुरुआत कब होती है, नव पाषाण काल के आखिरी समय में, मतलब लास्ट में, जब नव पाषाण काल जा रहा था उसके लास्ट में, ठीक है। मनुष्य द्वारा खोजी गई पहली धातु, मनुष्य द्वारा ताम्र पाषाण काल में ही, मतलब जो नव पाषाण काल जा रहा था तब ही लास्ट में मनुष्य द्वारा खोजी गई धातु कौन सी थी, तांबा। सबसे पहले मनुष्य ने पहली धातु खोजी थी, उसे क्या कहे, तांबा, ठीक है। इस काल में मनुष्य ने पत्थरों के साथ साथ तांबे के उपकरणों का भी उपयोग करना शुरू कर दिया, मतलब पत्थरों में छोटे छोटे तांबे के हथियार भी बनाना स्टार्ट। इतिहास के प्रमुख साक्ष्य, अब हम देखेंगे इतिहास के प्रमुख साक्ष्य, प्रमुख पुरातात्विक स्थल, ऐसे स्थान जहाँ पे हमें कुछ साक्ष्य मिले, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे मेहरगढ़। मेहरगढ़ कहाँ पे है, बलूचिस्तान में। भारत में कृषि का सबसे पहला प्रमाण मिला। यहाँ पे क्या है, सबसे पहले कृषि का प्रमाण मिला कि यहाँ पे कृषि हुआ करती थी, ठीक है। बुर्ज-होम कहाँ पे, कश्मीर में। यहाँ पे क्या मिला, गर्त आवास, मतलब लोग गड्ढे बनाकर जमीन में गड्ढा खोद के वहाँ रहा करते थे। और मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाए जाने के प्रमाण भी मिले कि मनुष्य के साथ पहले जब मनुष्य की मृत्यु हो जाती थी तो वहाँ पे उसके पालतू जानवर कुत्ते को भी दफना दिया जाता साथ में, ठीक है। कोल्डी हवा, ये कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में। सबसे पहले चावल के प्रमाण मिले। यहाँ पे क्या मिला, सबसे पहले चावल के प्रमाण मिले कि यहाँ पे कृषि जो हुई थी सबसे पहले वो किसकी हुई थी, चावल की, ठीक है। भीमबेटका, ये कहाँ पे, मध्य प्रदेश में। सबसे पुराने शैल चित्रों का प्रमाण मिला। जो भीमबेटका है वहाँ पे बहुत सारे चित्रों का प्रमाण मिला है कि यहाँ पे चित्र बनाए कि मनुष्य ने चित्रकला भी सीख रखी थी, ठीक है। अब हम देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता। भारत के कांस्य युगीन महानगरों की कहानी है। भारत के कांस्य युग का प्रारंभ हो गया था कौन से, सिंधु घाटी सभ्यता में, ठीक है।
भारतीय कांस्ययुगीन महानगरों की कहानी, मतलब हमें जो पहले के बहुत विकसित नगर थे वो हमें पता लगते हैं सिंधु घाटी सभ्यता से। एक भूली हुई दुनिया का परिचय, मतलब आज की जो दुनिया इससे कई गुना विकसित थी पहले की दुनिया, ठीक है, जिसे लोगों को नहीं पता था। उस दुनिया के बारे में हमें जब खुदाई हुई उसके बाद हमें पता चला, ठीक है। यह सभ्यता आदि ऐतिहासिक काल से संबंधित है। यह सभ्यता कौन सी? आदि ऐतिहासिक काल से संबंधित है, जहाँ लिपि तो थी पर उसे आज तक पढ़ा नहीं जगा। वहाँ के लोग लिपि से तो परिचित थे पर उसको आज तक पढ़ नहीं पाए, ठीक है, आज तक उसको पढ़ा नहीं जा सका। सिंधु नदी के तट पर विकसित होने के कारण इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहा है। सिंधु घाटी सभ्यता इसका नाम कैसे पड़ा? क्योंकि ये सिंधु नदी के किनारे ही विकसित हुई थी। ये सभ्यता कौन सी? सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई थी, इसलिए इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता पड़ गया। सबसे पहले हड़प्पा स्थल की खुदाई हुई। सबसे पहले क्या? हड़प्पा स्थल की खुदाई हुई थी, ठीक है, इसलिए इसका सबसे उपयुक्त नाम हड़प्पा सभ्यता है। सबसे पहले हड़प्पा स्थल की खुदाई हुई थी, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता का एक नाम और है क्या? हड़प्पा सभ्यता भी इसे कहा जाता है, ठीक है। कालखंड कार्बन डेटिंग के अनुसार C14 के अनुसार 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व यह विश्व की सबसे पहली सभ्यता थी। कब? जो कालखंड था इसका कार्बन डेटिंग के अनुसार, कि मतलब एक वैज्ञानिक तकनीक है जिसके द्वारा किसी भी चीज़ की आयु के बारे में गणना होती है, ठीक है, जिसे कार्बन डेटिंग कहते हैं। C14 कार्बन डेटिंग C14 के अनुसार, ठीक है, 2500 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व यह विश्व की पहली सभ्यता थी। मतलब इससे पहले कोई और सभ्यता नहीं थी, ये विश्व की पहली सभ्यता थी। अब हम देखेंगे कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसकी हमें जानकारी पहली बार कब मिली, ठीक है। खोज की गाथा सिंधु की सभ्यता, मतलब सिंधु की सभ्यता की खोज कैसे हुई, कैसे हमें इसकी जानकारी मिली और कब मिली पहली बार, ठीक है। 1826 में चार्ल्स मैनसन ने पहली बार इस सभ्यता की जानकारी दी। किसने? चार्ल्स मैनसन ने पहली बार इस सभ्यता की जानकारी दी। कब? 1826 में, जब स्थानीय लोग यहाँ से ईंट निकाल कर अपना घर बना रहे थे। जो पास पड़ोस के लोग हैं वो यहाँ से ईंटें निकाल कर ले जा रहे थे और अपना घर बना रहे थे। 1921 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिर्देशक जॉन मार्शल के निर्देशन में दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खुदाई शुरू की। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिर्देशक जॉन मार्शल के निर्देशन में दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खुदाई शुरू की। मतलब हड़प्पा जो सभ्यता है उसकी खुदाई शुरू किसने की? दयाराम साहनी ने, महानिर्देशक के निर्देशन में, ठीक है। कौन थे ये? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिर्देशक, ठीक है। 1921 में राखल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की। फिर उसके बाद 1922 में राखल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की। इस सभ्यता के बाद मोहनजोदड़ो की खोज की, ठीक है। जो सिंधु सभ्यता है ये, इसका आकार कैसा है? इसका आकार है त्रिभुजाकार। ये त्रिभुजाकार है और ये कहाँ तक फैली हुई है? तो जो निम्नलिखित सीमाओं तक फैली हुई है। उत्तर में कहाँ तक है? उत्तरी सीमा, इसकी उत्तरी सीमा है जम्मू कश्मीर में मांडा एक जगह है, वहाँ तक फैली हुई है। उसके बाद फिर पूर्वी सीमा उसकी है आलमगीरपुर, जो उत्तर प्रदेश में है। आलमगीरपुर पड़ता है जो उत्तर प्रदेश में, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ तक फैली हुई है। फिर उसके बाद दक्षिणी सीमा इसकी कहाँ तक लगती है? दैमाबाद, महाराष्ट्र में। ये जगह है दैमाबाद, महाराष्ट्र में, यहाँ तक फैली हुई है। उसके बाद यहाँ से फिर इस तरफ से जाती है, ये है पश्चिमी सीमा। तो पश्चिम में कहाँ तक फैली हुई है? सुत कागेडोर है ये बलूचिस्तान में, वहाँ तक फैली हुई है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि अपने आगे के समय का समाज, मतलब कि जो सिंधु सभ्यता का समाज था वो कैसा था, उसके समाज के बारे में जानेंगे। उसकी क्या विशेषताएं थी, उसकी क्या खास बात थी, इसके बारे में जानेंगे। ये कैसा समाज था? ये मात्र सत्तात्मक समाज था। मतलब इसमें जैसे कि आज के समाज में हमारे सबसे पहले पिता मुखिया होता है, मतलब पिता का नाम चलता है, लेकिन इसमें क्या है? मात्र सत्तात्मक, मतलब माता का दर्जा सबसे बड़ा था, ठीक है। मात्र सत्तात्मक समाज था। मात्र देवी की पूजा और मोहरों पर देवियों की आकृतियों से ही अनुमान लगाया जाता है
क्या अनुमान लगाया कि ये मात्र सत्ता, तो मतलब देवियों की बहुत सारी मूर्तियां मिली, मोहरों पर भी देवियों की मूर्ति मिली, और जो आकृतियां मिली उनमें भी देवियों की मूर्तियां मिली, और मात्र देवी की इसमें पूजा हुआ करती थी। तो इससे हमें पता चलता है कि ये समाज जो था, सिंधु घाटी सभ्यता का जो समाज था, जो मात्र सत्तात्मक, मतलब माता की सत्ता थी, ठीक है ना, मात्र सत्तात्मक समाज था। 4 वर्गीय विभाजन समाज, मतलब इसका जो समाज था इसके 4 विभाग थे, मतलब 4 वर्ग में बटा हुआ था। कौन सा? विद्वान, योद्धा, व्यापारी, शिल्पी या श्रमिक, शिल्पी और श्रमिक, विद्वान, योद्धा, व्यापारी या शिल्पी, ठीक है, और श्रमिक विभाग 4 भागों में बटा हुआ था। भोजन यहाँ के लोग कैसे करते हैं? लोग शाकाहारी तथा मांसाहारी दोनों प्रकार का भोजन करते थे। यहाँ के जो लोग थे वो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार का भोजन करते थे। अंतिम संस्कार जो इन लोगों का होता था वो कैसे था? इनकी 3 विधियां थी। कौन कौन सी? पूर्व समाधान। पूर्व समाधान क्या होता है? उसमें दफनाया जाता है लोगों को। और आंशिक समाधान होता है, उसमें पक्षियों के खाने के बाद हड्डियां दफनाई जाती हैं, ठीक है। जो मतलब कोई भी व्यक्ति मर जाता तो उसको जो आंशिक समाधान किया जाता था, उसमें क्या होता था, जो व्यक्ति मर जाता था तो उसकी जो उसका शव होता था उसको पक्षियों को खाने के लिए छोड़ दिया जाता था। उनके खाने के बाद जो भी शरीर की हड्डियां, कंकाल वगैरह बचता था उसको दफनाया जाता था, ठीक है। और दाह संस्कार जो होता था वो होता था उसमें जलाया जाता था, ठीक है। तो ये 3 प्रकार के इसमें संस्कार होते थे। जब कोई व्यक्ति मर जाता उसका अंतिम संस्कार 3 प्रकार से हुआ करता था। अब ये देखेंगे विश्व के प्रथम नियोजित शहर, ये कैसा था? विश्व का पहला ऐसा शहर था जो एक नियोजित शहर था। कौन? सिंधु घाटी सभ्यता का जो शहर था, जो विश्व का पहला ऐसा शहर था जो एक नियोजित था। नगर निर्माण में पक्की ईंटों का व्यवस्थित उपयोग किया गया था। इनका जो नगर निर्माण किया गया था, लोगों के जो घर बने हुए थे वो पक्की ईंटों से बने हुए थे, ठीक है। सड़कें ग्रिड पैटर्न पर आधारित थी, मतलब एक आयताकार जाल जैसा बना हुआ था जो नालियों का होता था वो, ठीक है। और सड़कें जो थी वो बिल्कुल बहुत चौड़ी हुआ करती थी, और जो नालियां थी वो पटी हुई होती थी, ठीक है, ईंटों से ढकी हुई होती थी। घर के दरवाजे सड़कें ग्रिड पैटर्न पर आधारित थी और दूसरी को समकोण से काटती थी, मतलब एक दूसरे को समकोण काटती थी, ठीक है। घर के दरवाजे मुख्य सड़क पर ना खुलकर पीछे गलियों में खुलते थे। यहाँ के जो लोग थे उनके घर जो थे तो मतलब हम लोगों के जैसे होते हैं घर, वो रोड पे ही खुलते हैं, जो मेन दरवाजा होता है। लेकिन इनका क्या होता था, गली पीछे होती, बैक साइड में इनका दरवाजा होता था। जो घर के मुख्य द्वार थे उनके पीछे गलियों में दरवाजे होते थे। मेन दरवाजा जो होता था पीछे होता था, ठीक है। इसका एक अपवाद है लोथल में। लोथल में क्या है, जैसे हम लोगों के घर हैं सामने ही खुलते हैं, वैसे लोथल में ऐसा ही होता है। लेकिन जो सिंधु घाटी सभ्यता है वहाँ पे उल्टा होता था, घर के पीछे दरवाजे में खुलते थे, ठीक है, मुख्य द्वार। विश्व की प्राचीनतम ढकी हुई जल निकासी नालियाँ प्रणाली। विश्व की एक प्राचीनतम ढकी हुई जल निकासी नालियाँ होती थी। यहाँ पे जो जल निकलता था नीचे से नालियाँ थी वो ढकी हुई होती थी, ठीक है। मोहनजोदड़ो में मिली सबसे चौड़ी लगभग, मोहनजोदड़ो में जो गलियाँ थी वो बहुत चौड़ी थी, 10 मीटर की गलियाँ चौड़ी होती थी, 10 मीटर तक उसकी चौड़ाई होती थी। किनकी? यहाँ पे जो मोहनजोदड़ो में जो गलियाँ थी वो उनकी चौड़ाई कितनी होती थी? 10 मीटर तक चौड़ी होती थी, ठीक है। हड़प्पा पहली खोज, हड़प्पा की पहली खोज कब हुई है? 1921 में। अब हम देखेंगे हड़प्पा की, मतलब सिंधु घाटी पहले देखिए, अब देखेंगे हड़प्पा की खोज कब हुई? 1921 में। विवरण क्या है? रावी नदी के तट पर पाकिस्तान में स्थित है। ये कहाँ पे है? रावी नदी के तट पर, ये आजकल पाकिस्तान में है। इसकी पहली खुदाई दयाराम साहनी ने की थी। इसकी पहली खुदाई किसने की थी? दयाराम साहनी ने, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे हड़प्पा की पहली खोज कब हुई, ठीक है। 1921 में हड़प्पा की पहली खोज हुई। ये है कहाँ पे? रावी नदी के तट पर, जो वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। इसकी खुदाई दयाराम साहनी ने की। इसकी खुदाई किसने की थी? दयाराम साहनी ने। यहाँ से हमें क्या क्या प्राप्त हुआ है? श्रमिक आवास, एक श्रमिक आवास मिला है, एक अन्नागार मिला है, और एक लकड़ी का ताबूत, एक मिला है R37 कब्रिस्तान, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि श्रमिक आवास था, ठीक है, उसके बारे में देखें। मजदूरों के रहने के क्वार्टर थे। श्रमिक आवास क्या था? मजदूरों के रहने के क्वार्टर थे, बहुत सारे छोटे छोटे रूम बने हुए थे, ठीक है, जहाँ पे मजदूर रहते थे। अन्नागारा,
जहाँ पे अनाज भंडार करने के लिए विशाल गोदाम मिला, जहाँ पे बहुत सारे लोग मिलके पूरे गांव के जो नगर के लोग थे वो इकट्ठा अनाज वहाँ पर ही स्टोर करते थे। ठीक है, बहुत बड़ा अनाज का भंडार मिला, मतलब वहाँ पे भंडार होता था अनाज का, बहुत बड़ा उसका गोदाम मिला। लकड़ी का ताबूत मिला, दफनाने के लिए इस्तेमाल किया गया एक लकड़ी का ताबूत मिला, जिसमें मतलब कोई भी व्यक्ति जिसकी डेथ हो जाती थी उसका सब उसमें रख दिया जाता है, दफना दिया जाता था। ठीक है, एक मिला R37 कब्रिस्तान, एक विशेष कब्रिस्तान जिसे यह नाम दिया गया। एक ऐसा कब्रिस्तान था जिसका नाम था R37 कब्रिस्तान। ठीक है, ये कहाँ पे मिले? हड़प्पा की जो पहली खुदाई, वहाँ पे ये सारी चीज़ें मिली हैं। ठीक है, मोहनजोदड़ो में क्या मिला? मोहनजोदड़ो एक महानगर, 1922 में इसकी खुदाई हुई। कब हुई? 1922 में। सिंधी भाषा में इसका अर्थ मृतकों का टीला होता है। मोहनजोदड़ो है, इसे सिंधी भाषा में मृतकों का टीला कहा जाता है। इसकी खोज राखल दास बनर्जी ने की। इसकी खोज किसने की थी? राखल दास बनर्जी ने। कब की थी? 1922 में। ठीक है, अब मोहनजोदड़ो को क्या कहा जाता है? सिंधी भाषा में मृतकों का टीला। ठीक है, यहाँ से हमें क्या क्या प्राप्त हुआ? विशाल स्नानागार, जिसे ग्रेट बाथ कहते हैं। यहाँ से एक बहुत बड़ा स्नानागार मिला, जहाँ पे पूरा गांव, मतलब पूरा नगर था, वो इकट्ठे होकर नहाते थे, कोई त्योहार पर्व वगैरह जो होता था उस पर। ठीक है, तो बहुत बड़ा विशाल स्नानागार मिला, जिसे ग्रेट बाथ कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में ग्रेट बाथ और हिंदी में विशाल स्नानागार। सिंधु सभ्यता की सबसे प्रसिद्ध संरचना ये है। सिंधु सभ्यता की सबसे प्रसिद्ध संरचना क्या? विशाल स्नानागार। विशाल अन्नागार मिला, एक मिला विशाल अन्नागार। सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत, सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है विशाल अन्नागार। ठीक है, बहुत ऊंची बनी हुई थी, जहाँ पे अन्न रखते थे वो वहाँ के लोग। पुरोहित आवास और घर में कुआं, यहाँ पे क्या मिला? एक पुरोहितों का आवास, जहाँ पे पंडित लोग वहाँ के रहते होंगे, उनका एक आवास मिला और घर में उनके कुआं था। ठीक है, कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली, एक कांसे की नृत्य करती हुई मूर्ति मिली। ठीक है, कला का उत्कृष्ट नमूना, जो कला का उत्कृष्ट नमूना है, जिसे पता लगता है कि पहले के लोग कांसे की मूर्तियाँ बहुत सुंदर सुंदर बनाया करते थे। आदि शिव पशुपति की मोहर भी मिली। यहाँ पे आदि शिव जो उनके मतलब देवता हुआ करते थे, पशुपति जिनका नाम था, उनकी एक मोहर भी मिली। ठीक है।